हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी को पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। इसमें है एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है और इसमें 6 क्लास का जो है हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है 8 चैप्टर जो है 8वां चैप्टर में हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले के जो है 8 चैप्टर हो चुके हैं और 8वें चैप्टर का आपका जो है थ्योरी वाला पोर्शन हुआ है। आज जो है इसका एमसीक्यू वाला पोर्शन करेंगे और जो 7 चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं उसका जो है आप लोगों को देख लेना है। देखने के लिए जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। कहने का मतलब है इससे पहले के 15 क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी को स्किप करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक है, एग्जाम में जो है एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो 25 क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधी दोस्त लोगों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला सवाल है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में जो है सम्मिलित है। तो कृषि के विकास के लिए, कृषि बहुत अच्छा हो इसके लिए कदम उठाए गए कि कृषि में क्या हो, अच्छा से विकास हो, कृषि उत्पादकता बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए जो है क्या किया गया, तो देखिए इसके लिए नहरें खुदवाए गए, नहरें बनाए गए, तालाब बनाए गए। ठीक, उसके बाद कृत्रिम जलाशय भी बनवाए गए। ठीक, कृत्रिम जलाशय बनवाए गए ताकि जो है आपका इसमें सिंचाई व्यवस्था अच्छा हो सके, समय समय पर जो है सिंचाई हो। और सिंचाई अच्छे समय पे होगा तो क्या होगा कि पानी की समस्या नहीं आएगी, और पानी की समस्या नहीं आएगी तो खेती बाड़ी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसमें है पहला दिया हुआ है कि हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग जो है होने लगा। तो देखिए पूरा पाषाण काल में हम लोग पढ़े थे कि लोहे के फाल किसका बन रहा था, तो लकड़ी का बन रहा था। कब? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, जो कि बाद में नवपाषाण काल से जो है लोहे का यूज होना शुरू हो गया, तो लोहे का फाल बनना शुरू हो गया। ठीक है, जिससे जो है जमीन को जोतना जो है आसान हो गया। तो स्वाभाविक है कि जमीन जब आसानी से जोतने लगेगा तो खेती बाड़ी में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये आपका सही है। दूसरा है कि धान की रोपाई होने लगी, जो कि पहले क्या होता था, धान का छिड़काव होता था। धान के लिए बीजों का जो है, बीजों का छिड़काव होता था। ठीक, पहले बीजों का छिड़काव होता था, जो कि बाद में रोपाई होने लगा। रोपाई का जो सिस्टम है, पहले बीज को छिड़क करके जो पौधा छोटा सा तैयार किया जाता है और उसी पौधे को जो है लेकर के एक प्रॉपर जगह पे फिर से उसको लगाया जाता है, जिसको हम लोग रोपाई बोलते हैं। और इसमें पैदावार जो है छिड़काव से जो है बेहतर होता है इसमें। ठीक है, चलिए सिंचाई के उपाय किए गए, जो कि आप देख ही रहे हैं। सिंचाई के उपाय सबके लिए क्या क्या किया गया है, नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय खोदे गए हैं। ठीक है, तो अब जो है ये दिया हुआ है कि विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल है, तो तीनों के तीनों आपका शामिल है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसी में दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। अब देखिए उत्तरी हिस्से की बात की जाए इंडिया का, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो इस हिस्से की बात की जा रही है कि उसके बारे में इसमें कौन सही है। कहता है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति जो है कहा जाता था। तो देखिए गांव का जो प्रधान व्यक्ति था उसको ग्राम भोजक बोलते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या है कि गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति नहीं कहा जाता था। ठीक है, जो भूपति होते थे, ठीक, भूपति ये छोटे किसान नहीं, ये बड़े किसान हुआ करते थे। ठीक है, तो बड़े जमींदार होते थे।
ठीक है, बड़े जमींदार होते थे, इनके पास भूमि बहुत बड़ी बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में भूमि होती थी। ये बड़े जमींदार होने के कारण जो है इनका वर्चस्व रहता था अपने इलाके में। ठीक है, तो वर्चस्व रहता था, और वर्चस्व होने के वजह से राजा क्या करते थे, कर वसूलने का काम भी इनको दे देते थे, टैक्स वसूलने का काम भी देते थे, और न्यायाधीश का भी काम दिया करते थे। ठीक है, इसके अलावे कभी कभी इन्हें जो है पुलिस का भी काम जो है मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बड़े जमींदार थे, भूपति थे, तो इनको ये सभी काम जो है राजा दिया करते थे। ठीक है, तो 2 में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे किसान और स्वतंत्र किसान नहीं थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा किस में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें चलिए कलर चेंज, हाँ, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए, संगम साहित्य का बात है तो संगम साहित्य जो है तमिल से आपका रिलेटेड है। तमिल में जिस समय ये रचना हो रही थी, तो तमिल रचनाओं को जो है हम लोग संगम साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसकी रचना अगर देखा जाए तो इसकी रचना लगभग 2300 साल जो है, 2300 वर्ष पहले हुई थी, 2300 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए, चैप्टर अगर पढ़ते हैं ना तो आपको जो है बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा इन चीजों पर। ठीक, और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। चलिए, तो 2300 वर्ष पहले जो है ये इसकी रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, कहते हैं भरूच बंदरगाह होने वाले आयात और निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। अब देखिए, चैप्टर में पढ़ रहे थे तो आपको आयात और निर्यात पर खास आपको ध्यान दिलाए थे कि इसमें जो भी चीजें उपमहाद्वीप से निर्यात हो रहे हैं और आयात हो रहे हैं, इसकी जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछेंगे और पूछ ही दिया। पहला इसमें स्टेटमेंट है, और देखिए इसमें सही चुनना है कि कौन सही है। कहता है पहला, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का जो है आयात होता था। अब देखिए, हाथी दांत का आयात उपमहाद्वीप क्यों करेगा, क्योंकि यहीं पे जो है आपका जो है बड़ी मात्रा में हाथी होता है, तो जहाँ पे खुद ही बड़ी संख्या में हाथी है तो वहां पे हाथी का आयात क्यों करेगा भाई। तो ये हाथी का आयात नहीं होता था, यहाँ से निर्यात होता था। ठीक है, तो देखिए बाकी के तो सभी चीजें सही दिया कि ये सभी जो है आयात होते थे, लेकिन हाथी दांत क्या है, उपमहाद्वीप से, भारत से निर्यात होते थे दूसरे देशों में, तो ये आपका लाइन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियां, कॉर्नेलिया, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से जो है निर्यात किए जाते थे, तो बिल्कुल सही है, 2 आपका सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए कि कौन जो है इसमें सही है। अब देखिए, विनिमय का मतलब होता है बार्टर सिस्टम वाला, जो कि एक वस्तु अगर लेके जाते हैं मार्केट में तो दूसरी वस्तु उसके बदले में लेके आते हैं। जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि ये विनिमय सिस्टम जो है धीरे धीरे कब खत्म हुआ, जब आहत सिक्के आ गए। ठीक है, जब आहत सिक्के आए तो आहत सिक्के के आने से जो है अब व्यापार और आसान हो गया था। आहत सिक्के के आने से व्यापार आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि अब सिक्के के रूप में आप लेके जा रहे हैं, सिक्का ले जाना कहीं पे आसान है वस्तु के अपेक्षा। ठीक है, अब इसमें जो है सही कथन चुनना है, तो देखिए आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। अब थोड़ा सा आहत सिक्के के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो आहत सिक्के के आने से व्यापार आसान हो गया। आहत सिक्के जो है, आहत सिक्के ये सोने या चांदी के बने होते थे। ठीक है, चांदी के, और इसको आहत करके बनाए जाते थे। आहत या प्रहार जिसको बोलते हैं, प्रहार मतलब थूरना, उसको पीटना। ठीक है, तो इसमें जो है प्रहार करके जो है बनाए जाते थे।
ठीक है। प्रहार मतलब पीटना, पीट कर, ठीक है, ढोलक की तरह बजाकर। इसीलिए इसके जो आकार होते थे, तो आकार कैसा होता था, शेप इसका, तो आकार होता था, गोल भी होता था, गोलाकार, और वर्गाकार भी होता था, आयताकार भी देखने को मिलता था। ठीक है, इस तरीके के शेप में आते थे क्योंकि थूड़ा जाता था, पीटा जाता था, तो कोई उसका प्रॉपर शेप नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है टीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा सही इसमें, तो टीन के जगह पे यहाँ पे सोना या चांदी होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, दूसरा है कि विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। बिल्कुल सही है, सिक्कों का भी प्रयोग होता था और वस्तुओं का भी होता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 के साथ जो है सही चला जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए, अब छठा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, ऐसे सवाल एग्जामों में आजकल जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। कथन है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पे क्यों अगर करके कारण ढूंढेंगे तो हमारा जो है आंसर निकलने में सहूलियत होगा। ठीक है, तो क्योंकि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, इसीलिए 2500 साल से भी जो है अधिक समय के लिए ये महत्वपूर्ण नगर रहा। तो ये कथन भी सही है और कारण भी, दोनों के दोनों सही है। और कारण की व्याख्या जो है मतलब आर जो है ए का सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है पहला ही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी करता है। अब देखिए, मथुरा की बात है तो मथुरा जो है एक तरह से स्थापत्य कला के लिए बहुत जाना जाता है, मूर्ति कला के लिए भी। इसमें जैसे मथुरा जो है, मथुरा यहाँ पे कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति देखने को मिलता है। इसके अलावा मथुरा में जो है आपके बौद्ध 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 धर्म से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, बौद्ध विहार है यहाँ, और जैन जैन मंदिर भी है यहाँ। ठीक है, ये सब यहाँ पे है। और यहाँ पर जो है लोग जो है भक्ति वगैरह के लिए भी जाते हैं। ठीक है, और मथुरा जो है व्यापार का भी ये मुख्य मार्ग पर अवस्थित था, इसलिए 2500 सालों से अधिक समय के लिए ये महत्वपूर्ण नगर रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है राइट ए हो जाएगा। चलिए, अब देखिए 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। तो देखिए, कुषाणों की राजधानी जो है, पहली राजधानी, कुषाणों की पहली राजधानी, पहली राजधानी जो है इसका पुरुषपुर रहा है, पुरुषपुर। ठीक है, महिलापुर नहीं, पुरुषपुर रहा है। ठीक है, और दूसरी राजधानी जो है, दूसरी राजधानी ये मथुरा रहा है। ठीक है, मथुरा। अब मथुरा के बारे में समझ गए हैं, मथुरा कहाँ है आपका, तो मथुरा जो है यूपी में है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन भारतीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन से कथन जो है सही है। कहता है, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र जो है कहा जाता है। ये जो है बर्तन उपमहाद्वीप के जो है केवल पूर्वोत्तर भाग से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यहीं पे हो गया गलत। हमेशा जो है एनसीईआरटी बुक में आपको बोलते हैं कि इस तरीके के शब्दों को हमेशा अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि यहीं से सवाल जो है बनते हैं, यहीं से सारा खेला जो है एग्जाम में होता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तरी काले चमकीले पात्र इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो उत्तरी भाग से,
उपमहाद्वीप के, भारत के उपमहाद्वीप के, ये आपका जो है अपने उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिलते थे, इसीलिए उत्तरी काले चमकीले पात्र इसको बोलते थे। लेकिन यहाँ केवल पूर्वी भाग दे दिया तो पहला हो गया आपका गलत। ठीक है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। बिल्कुल जो है ये सही है, तो आपका केवल 2 इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन से कथन जो है सही है। अब श्रेणी के बारे में है, हम लोगों ने श्रेणी के बारे में इसमें पढ़े थे, शिल्पकार के बारे में और व्यापारी के बारे में। तो यहाँ है कि श्रेणी संयुक्त रूप से, अब यहीं पे खेला हो गया कि देखिए संयुक्त रूप से नहीं, शिल्पकार का काम अलग था और व्यापारियों का काम क्या था, अलग था। व्यापारी व्यापार करते थे, वही आपका जो है शिल्पकार क्या करते थे, प्रशिक्षण देने का भी जो है काम किया करते थे, कच्चा माल तैयार करने का और उसको जो है व्यापार तक लाने का काम किया जाता था शिल्पकारों के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग जो है संघ होता था, संयुक्त रूप से नहीं होता था। क्या होता था, अलग अलग होता था। ठीक है, अलग अलग। कब एनसीईआरटी के कौन से लाइन से कैसा सवाल पूछ लेगा, ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि शिल्पकार और व्यापारियों के काम बटे हुए थे, अलग अलग थे, संयुक्त रूप से नहीं थे। ठीक है, कहता है दूसरा में ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग जो है पैसा जमा जो है रखते थे। तो ये 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 9वां का आंसर आपका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, बी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकामेडु जो है ये आपका पुडुचेरी में है। ये जो है उसमें एक बंदरगाह के रूप में जो है काम करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो ये ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं रॉकेट साइंस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसको द्वारा किया जाता था। अब हमेशा आपको बताया है जातक कथाएं आएगा, तो जातक कथाएं से रिलेटेड जो है आपका कौन सा ग्रंथ है, कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म रिलेटेड है। इसका मतलब है बौद्ध अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है जातक कथाओं का संकलन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। महाजनपदों के उदय में निम्न में से किसका सबसे अधिक योगदान जो है था। अब देखिए महाजनपदों का जब उदय हुआ था इसमें सबसे अधिक जो योगदान हुआ ये आपका लोहे के औजार का उपकरण, क्योंकि आप पहला सवाल ही देखे हैं, लोहे के आने से जो है इस उपमहाद्वीप में खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से होने लगे। और जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से होगा लोग भिन भिनाएंगे, वहीं पे भिन भिनाने का मतलब है वहीं पे बसेंगे, वही सभ्यता जो है आगे बढ़ेगी और फलेगी फूलेगी। ठीक है, तो ग्राम भोजक के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो कहता है ग्राम भोजक वह केवल सैनिकों का नेता था, नहीं। वह गांव का कर संग्रह करता था। वह केवल धार्मिक कार्य करता था, नहीं। वह व्यापारी था, नहीं। वो गांव का कर वसूला करता था, क्योंकि ग्राम भोजक जो है प्रभावशाली हो जाने के कारण राजा उसको जो है टैक्स वसूलने का भी काम दिया करते थे। ठीक है, श्रेणियां किस कार्य में सहायक थी। तो श्रेणियां जो है कर वसूलने में या शिल्प और व्यापार को संगठित करने में। तो अभी आप पढ़े हैं श्रेणी और व्यापारी क्या थे, अलग अलग। तो शिल्प और व्यापार के संगठित करने में जो है थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा महाजन पद अपनी सैन्य शक्ति और विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका कौन है, मगध है। मगध साम्राज्य जो है अपने टाइम में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। उस समय में विदेशी, यहाँ तक कि सिकंदर भी आने से पहले 1000 बार सोच रहा था। ठीक है, चलिए शहरों के विकास का जो है प्रमुख कारण क्या था। तो केवल धार्मिक केंद्र, नहीं। कृषि का अभाव, नहीं। व्यापारिक गतिविधियों का जो है विस्तार, क्योंकि व्यापारिक गतिविधि उस टाइम में बहुत ही अच्छे से फले फूले, इसलिए शहरों का विकास जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। ठीक है, तो ये सब जो सवाल है बहुत डिटेलिंग में जाने वाला नहीं है, वन लाइनर जैसा है। ठीक है, कहता है कर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। आप टैक्स प्रणाली के हिसाब से इसमें देखें तो व्यापारी कर देते थे, सैनिक कर देते थे, कि किसान और व्यापारी दोनों देते थे। तो सभी जो है टैक्स देते थे। ठीक है, तो यहाँ किसान और व्यापारी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए महाजन पद शब्द का सही अर्थ क्या है। छोटा गांव, बड़ा गांव, प्रदेश, धार्मिक स्थान। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। जैसे
छोटा जो है जगह, इसको जन कहते हैं या गण कहते हैं, यही जब बड़ा हो जाता है तो इसको जनपद बोला जाता था। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो यही हो जाएगा महाजनपद। ठीक है, तो ये बड़े राज्य या प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकारों का महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि वे युद्ध करते थे? नहीं, शिल्पकार तो युद्ध करने नहीं जाते थे। कहते हैं वे व्यापार और उत्पादन बढ़ाते थे, इसीलिए जो है उनका जो है महत्व बढ़ गया, इंपोर्टेंस बढ़ गया। भाई हम आप ही लोग पढ़ाई करते हैं तो आपका अभी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, घर पे जाते होइएगा तो लत्तम जुतम सब सुनने को मिलता होगा। अभी तक रिजल्ट नहीं लिया, पटना में क्या करता है, कोटा में क्या करता है, ये सब सुनने को मिलेगा। वही रिजल्ट लीजिएगा तो आपका इंपोर्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा नगर जो है प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध था? तो इसमें जो है आपका तक्षशिला था, क्योंकि उधर से ही जो है व्यापार वगैरह के केंद्र थे। ठीक है, कहता है लोहे का औजारों के उपयोग का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? तो लोहे के औजार जब आए तो खेती बाड़ी अधिक उपजाऊ और आसान हो गई, यही प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो व से वैशाली, व से वजी। ठीक है, और कहाँ पे है ये? व से बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन व्यापार में सिक्कों के उपयोग के क्या लाभ हुआ? अब देखिए सिक्के का उपयोग होने लगा, जो कि आहत सिक्के उस समय आ गए थे, तो आहत करके इसको बनाए जाते थे, आहत सिक्के। ठीक, जो कि सोने या चांदी के जो है देखे जाते थे, बनते थे प्रहार करके। तो इसके आने के बाद जो है वस्तु विनिमय समाप्त हो गया और व्यापार क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि सोने के सिक्के ले जाना आसान है कोई वस्तु ले जाने की अपेक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत चुनना है। कहता है गांव में मुख्य कार्य कृषि था, शहरों में व्यापार और शिल्प विकसित थे, श्रेणियां किसानों का संगठन करती थी, कर जो है राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो देखिए श्रेणियां किसानों का संगठन करती थी। ठीक है, कर राज्य के लिए महत्वपूर्ण तो था ही। ठीक, तो ये तो सही है। कहता है शहरों में, ये भी सही है, व्यापार और शिल्प विकसित थे, और गांव में कृषि हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें गलत कौन है? इसमें गलत चुनना है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 25 इसमें MCQ करा दिया है। ठीक है, और ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसमें एक्स्ट्रा आप काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा NCERT आपको करवाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एग्जाम में आप कुछ भी सवाल दे, आपका दिमाग एकदम सेट होगा कि हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो पूरे NCERT के सीरीज को फॉलो करिए और देखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक अगले जो है चैप्टर के साथ। ठीक है।